अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बरकरार है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो गई है। जो दोनों मुल्कों के सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनके दरमियान पीरियोडिक राब्ते हैं और उसमें ये इत्तेफाक ज़रूर पाया है इनके दरमियान के इस महीने की एंड तक जो इस सीज़ फायर को कंसोलिडेट भी करना है और जो दोनों अतराफ से फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर ट्रूप्स तैनात हैं उनको पीस टाइम लोकेशंस पर विड्रॉ भी करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्जी जंगबाजी है वो अपनी तौर पर जारी है और मोर इम्पॉर्टेंटली एक तो हमने 4 रोज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग देखी जिसका आगाज़ भारत ने किया था। अब उसकी जो दूसरी सूरत है वो भी हमें नज़र आ रही है और इसका खदशा मौजूद था कि ये जो एक प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान के अंदर वो हमें देखने को मिलेगी। पहले भी हो रही थी लेकिन उसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और शहबाज, इस सिलसिले में 21 मई को अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया बलूचिस्तान के ज़िले खुजदार में, और वहाँ पर स्कूल बस को टारगेट किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल की वो बस थी और उसमें कम अज़ कम 6 जो लोग वो शहीद हुए, जिसमें से 4 जो हैं वो बच्चियाँ उसमें थीं और तकरीबन 38 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। कुछ जो हैं वो बड़े एक क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और इसमें अब तो रियासत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर हो, ISPR हो, दफ्तर खारजा हो, क्लियरली ये कहा है कि ये काम जो है जो इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, जो बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको इस्तेमाल करके अब पाकिस्तान को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कामरान, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। देखिए, जंग के टाइम पे मासूम बच्चों को जो इस तरह के जो वाक़यात हैं आपने बहुत कम सुने होंगे। रेयरली इस तरह का कोई वाक़या होता है। 2 ही ममालिक हैं जो बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, उनको शहीद कर रहे हैं। एक इसराइल है और दूसरा भारत है, और दोनों के एजेंडाज एक हैं, दोनों की पॉलिसीज़ एक हैं। और जिस तरीके से इन दोनों ममालिक ने गठजोड़ किया हुआ है उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे यही ताकतें लग रही हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, बल्कि उससे भी पहले, अगर खुदा न खास्ता पहले तो हमारी जो अफवाज हैं इस तरह की हरकत करेंगे नहीं, अगर खुदा ना खास्ता यही वाक़या अगर भारत में हुआ होता तो इस वक्त भारत का क्या रिएक्शन होता। उसके मुकाबले में अब जो हुकूमत पाकिस्तान का रिएक्शन है वो एक बड़ा नपतुला रहा है। और ये बात कि इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं, ये तो एक छोटी बात है। जब आप कहते हैं इंडियन प्रॉक्सीज कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि भारत ही डायरेक्टली ये काम पाकिस्तान में करवा रहा है। तो अगर ये काम पाकिस्तान की तरफ से हुआ होता तो फिर आलमी फ्रंट के ऊपर क्या इसका रिएक्शन होता, भारत इस वक्त किस पोजीशन पे होता है और क्या वो अटैक करने के ऊपर पाकिस्तान की बात कर रहा है। यही बुनियादी नुकता है, क्योंकि भारत हमेशा से एक नैरेटिव जो बनाता है कि जी उनके यहाँ जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। लेकिन टू द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए उसमें कहीं ना कहीं जो भारत की खुफिया एजेंसियाँ हैं उनका फुटप्रिंट ज़रूर मौजूद है। लेकिन शायद दुनिया अपने उनके मफादात हैं इसलिए इतना जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होती। बट एक चीज़ जो डिफरेंस अब नज़र आता है माजी के मुकाबले में, माजी में भी हम बात करते थे भारत की जो खुफिया एजेंसियाँ उनके रोल के ऊपर, शायद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती थी। लेकिन अब जिसे कहते हैं कि ग्लव्स आर ऑफ, यानी कि भारत ने ये जंग जिस तरीके से छेड़ी है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से भी अगर आप ऑफिशियल हमारा जो बयानिया देखें तो उसमें अब कोई अपोलोजेटिक आपको नज़र नहीं आता। आज इस सिलसिले में DG ISPR और जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर एक पूरी आप कह सकते हैं कि तारीख बताई कि किस तरीके से भारत खास करके बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। सबसे पहले सुनते हैं कि DG ISPR ने क्या कहा। They are in a state of frustration. They are in a desperate situation. उस desperate situation में ही आप ये देख रहे हैं कि वो मीडिया पे आके किस तरह हाउलिंग कर रहे हैं। Even after 10th of May, too many times they have come and say बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान। उनको इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये रियासत तो इकट्ठी हो रही है, या अवाम इकट्ठे हो गए हैं और ये अवाम इकट्ठे होकर इस दहशतगर्दी का तबाही निकाल देंगे। क्योंकि हमें क्लियर है, आपको क्लियर है कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं। ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। तो वंस दे नो इट तो देन दे गेट वरीड। जी, DG ISPR की बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पूरा उन्होंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताया। फिर कुछ उन्होंने वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी चलाई जिसमें क्लियरली ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं
उनकी पुष्टपनाही करता है और अब उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इसमें एक और जो फैक्टर है, मेरी बहुत से लोगों से बात हो रही थी, देखें पाकिस्तान भारत में ये कोई नई बात नहीं है। जब भी भारत के अंदर कोई वाक़या होता है इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं, पाकिस्तान में जब कोई वाक़या होता है हम भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और एट टाइम्स अगर आप न्यूट्रल होकर के भी देखें तो शायद ये लगता है कि दोनों ममालिक अपनी जो इंटरनल शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको छुपाने के लिए भी ये बात करते हैं। और इसीलिए जैसे बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान ये वाक़या थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मैं जो उस तरफ आने लगा था ना, कि जो बात करने लगा था कि जो पाकिस्तान जब जब डोसियर भी पेश किए, पाकिस्तान ने जब जब इल्ज़ाम भी लगाया, बाकी बाहर की दुनिया तो छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जाता था कि देखें हर चीज़ में इंडिया को इल्ज़ाम देना ये दुरुस्त बात नहीं, हमारी अपनी भी पॉलिसीज़ हैं। जो मैंने अभी नोट किया, मसलन वाशिंगटन में कुछ जो थिंक टैंक्स के लोग हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी और उनका तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से उस तरह से हमदर्दी नहीं है, वो तक अब ये कह रहे हैं कि ये जो खुशदार में वाक़या हुआ है, दे हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। एंड दे हैव एडमिटेड कि माजी में जब पाकिस्तान इस तरह की बात करता था तो हम कहते थे कि अननेसेसरली पाकिस्तान पॉइंट स्कोर करने के लिए इस इशू को एग्जेजरेट करता है, अपनी इंटरनल शॉर्ट्स कमिंग को छुपाने के लिए भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये मानना पड़ेगा कि जो भारत जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं कि क्लियरली इंटरनल फैक्टर से ज़्यादा अब पाकिस्तान में जो ख़ास करके जब से तालिबान दोबारा अफगानिस्तान में वापस आए, अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इसमें क्लियरली एक लिंक नज़र आता है आपको भारत का और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये एक चेंज है दुनिया के अंदर और इसी वजह से आपको पता है कि पहलगाम वाक़े के बाद दुनिया ने क्यों आउटराइटली पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि भारत भी बहुत अरसे से डर्टी गेम कर रहा था और अब तो बहुत खुल के कर रहा है, तो इसलिए भी थोड़े से उनके अपने इत्तेहादी भी रिलक्टेंट हैं उनकी साइड लेने। कामरान, पाकिस्तान के अंदर ये खदशा पाया जाता था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनको ये खदशा था कि भारत इस किस्म की कोई हरकत बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कर सकता है, कि जो डिफीट भारत को हुई है 10 मई के वाक़यात में, उसके नतीजे में जो 4 रोज़ा जंग थी, उसके बाद ये एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर या डीप इनसाइड पाकिस्तान डायरेक्ट मिलिट्री उनकी अटैक करने की पोजीशन में नहीं थी, जो उनकी हालत हुई है 10 मई को। उसके बाद तो ये जो प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान को ब्लीड करना, डैमेज करना, ये उनकी एक जो अब स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वो बात आ जाती है कि ठीक है भारत तो ये सारा काम करेगा, हमें अपने जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा बीफ अप करना, और इसमें जो एक चीज़ अहम जिसका रोल होता है वो आपकी जो डिफेंस की जो नीड्स होती हैं। और पाकिस्तान हालत जंग में है, अभी से नहीं है, 1979 से है, फिर 2001 में एक बड़ी फेज़ आई, उसके बाद पीस हुआ और फिर दोबारा। अब ये वाली जो जंग है ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। हर साल डिफेंस की एलोकेशन होती है, इस दफ़ा भी होगी, लेकिन इस दफ़ा की जो डिफेंस की एलोकेशन मुझे लग रहा है वो ज़्यादा इसलिए इनको करनी पड़ेगी कि भारत अब बाज नहीं आएगा, वो इस चीज़ को एस्केलेट करेगा। और ये जो एक इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान को उस पर फोकस करना पड़ेगा। और बल्कि इसी से रिलेटेड जो आपने एक गालबन स्टोरी भी की थी, जो एक डेवलपमेंट भी हुई, जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने नीदरलैंड का दौरा भी किया और वहाँ पे उनका प्रॉब्लम मकसद यही था कि वो पाकिस्तान को जो वहाँ से कोई सपोर्ट तो नहीं, जो पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट्स करता है डिफेंस से रिलेटेड, उसको वो रोके। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप नुक्ता कह रहे हैं ना, कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो 4 रोज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई, जो ओपन थी, मिसाइल मारे, ड्रोन्स उन्होंने भेजे, पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। तो जब आपका दुश्मन सामने से हो तो आपको पता होता है। और सीज़ फायर हुई, अच्छी बात है। और सीज़ फायर के बाद अगर लोगों को लगता है कि ये हालात यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा फेज़ अब आने वाला है पाकिस्तान भारत की लड़ाई में कि एक बहुत नास्टी और डेंजरस फेज़ होगा। उसमें ये जो प्रॉक्सी वॉर पहले भी चल रही थी भारत की तरफ से, उसमें आप देखेंगे कि नई इंटेंसिटी। और अब भारत के अंदर, पहले तो वो डिनाई करते थे ना, अगर आप उनके मीडिया को देखें, उनके रिटायर्ड जो आर्मी चीफ हैं, उनके सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो ओपनली खुलकर ये कहते हैं कि भारत को अब जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो बेशक टीटीपी हो, अफगानिस्तान के अंदर जो जो प्रो इंडियन एलिमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को डेफिनेटली तोड़ना चाहिए, अंडरमाइन करना चाहिए। और उसमें वो बिल्कुल भी इवन के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्लिप भी उन्होंने चलवाया, जो एक उनके रिटायर्ड मेजर हैं गौरव आर्या, जिसमें वो बाकायदा तौर पर इनकरेज कर रहे हैं कि आप अगर फलां रैंक के पाकिस्तानी अफसर को मारेंगे तो इतने पैसे उसके ऊपर रखें, जनरल को मारेंगे तो इतने पैसे ऊपर रखें। वो खुलकर मीडिया के ऊपर अगर ये बात हो रही है, आप लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ
ऑन दी अदर हैंड बेशक माजी में एक प्रॉब्लम रहा, लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आता कि कोई यहाँ पर चौक चौराहे में या टेलीविजन के ऊपर आकर के कोई ओपनली इस तरीके से भारत की किसी क़यादत को, भारत की किसी फौजी अफसर को इस तरीके से उसके ऊपर बाउंटी लगाता फिरे। लेकिन भारत समझता अपने आप को यह है कि क्योंकि वो दुनिया की उभरती हुई ताकत है और इसलिए उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जो नीदरलैंड की आपने बात की है, जिस पे हमें खबरदार रहने की जरूरत है कि भारत कई महाजों के ऊपर अब पाकिस्तान के खिलाफ उसने फ्रंट खोल दिया है। एक तो उसे बहुत ज्यादा ये तकलीफ है कि ये जो पहलगाम वाकया हुआ उसके बाद इवन उनके जो अपने इत्तेहादी हैं उस तरीके से उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, सदर ट्रंप बार बार उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, मीडिएशन का उन्होंने जिक्र किया, पहलगाम वाक़े का या पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड लिंकेज दहशतगर्दी से मुताल्लिक है कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। यूरोपियन यूनियन ने इसके हवाले से कोई बात नहीं की। और फिर कम अज़ कम चीन तो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है ही, तुर्की, आज़रबाईजान हमारे साथ खड़े हुए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो शहबाज ने जिक्र किया कि भारत अब क्या कर रहा है, एक तो वो अपने वफूद भेज रहे हैं पूरी दुनिया में और उसके अलावा खास करके उन ममालिक में कि जिनके साथ पाकिस्तान की कुछ डिफेंस कोऑपरेशन है। अब आप हैरान होंगे कि इस सारी जंग के बाद जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का पहला जो दौरा था किसी मुल्क का, वो कोई और नहीं बल्कि हॉलैंड यानी कि नेदरलैंड्स था। अब नेदरलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप हैरान होंगे कि जो नेदरलैंड्स उन ममालिक में से शामिल है कि वो टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां से पाकिस्तान जो डिफेंस का जो साजो सामान है, खास करके जो हमारी नेवी है, मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, उसके लिए खरीदा। और ये 1980 से पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान एक कोऑपरेशन चल रही है। उसमें हमने जो माइन हंटर्स वेसल्स होती हैं, इसी तरह से ऑफशोर जो पेट्रोल व्हीकल्स वेसल्स होती हैं, वो हम नेदरलैंड से खरीदते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनका अहम किरदार है। और जो एस जयशंकर हैं 19 और 20 तारीख को उन्होंने जो विजिट किया नेदरलैंड्स का, उनके प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से बात की और सिफारती जराए यही कह रहे हैं कि नेदरलैंड्स के ऊपर भारतीय हुकूमत दबाव डाल रही है कि आप पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई डिफेंस कोऑपरेशन ना करें। और ये बात यहाँ पर शहबाज नहीं रुक रही, तुर्की ने आपको पता है कि खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की के साथ भी उनके एक रिलेशनशिप थे, मसलन उनकी एक कंपनी थी जो उनके कम अज़ कम जो 9 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे उनको मैनेज करती थी, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था इमीडिएटली उन्होंने बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कैंसिल कर दिया है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में जो उनकी ट्रैवल कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, ऐप्स हैं, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग जहाँ से जाते हैं तुर्की भी, वो उन्होंने वो इन मास कैंसिल कर दिए हैं और उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। आज़रबाईजान के खिलाफ इसी तरह भी हो रहा है। और फिर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान के बायलैटरल जो आपके डोनर्स हैं, मसलन जापान के साथ भारत के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। जापान कई हवालों से पाकिस्तान में आपको पता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी और कई प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट जो है वो काम कर रहा है। उनसे भी वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को किसी तरह की भी कोई फाइनेंशियल एड ना दें। और इवन यहां तक खबर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी वो प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज हमारी लाइफ लाइन है, फाइनेंशियल हमें सपोर्ट भी करते रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानीज की वहां पर भी काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि दे हैव टोटली लॉस्ट देयर सेंसेस कि उस लेवल पर वो जा रहे हैं। कामरान देखिए, भारत ये सब सारी हरकतें करेगा, जितनी उसको डिफीट हुई है उसको एक जिस तरीके से एक रीजनल एक पावर बना के पेश किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, वो उसका जो भरम था वो टूट गया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस बुरे तरीके से भारत को डिफीट हुई है वो अब उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है, सारी हरकतें करेगा। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, वो थर्ड कंट्री की ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलते। अगर सऊदी अरब हमारी मदद कर रहा है तो हमने भी सऊदी अरब को बहुत जगहों पर सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी अफवाज वहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ देती रही है माजी में। यूएई की जो डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो दोनों तरफ से एक म्यूचुअल चीज़ होती है, इसको इतनी आसानी से ख़त्म करना आसान नहीं है। हम ये कंक्लूड नहीं कर रहे। देखिए, माजी में भी नेदरलैंड्स के ऊपर दबाव डाला भारत ने, लेकिन नेदरलैंड्स ने उनकी बात नहीं मानी। वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट में वो काम करते हैं। तो आई एम श्योर के जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपने मफादात को सामने रखते हुए फैसले लेंगे, ना कि भारत जो उनसे चाह रहा है। भारत देखिए, भारत किस बेस के ऊपर उनके ऊपर दबाव डाल सकता है? एक सॉवरन कंट्री होगी, उसका एक सॉवरन दूसरे सॉवरन के साथ रिलेशन है, या तो एक दुनिया एक नए ब्लॉक में तकसीम हो गई है, खुदा न खास्ता तीसरी उनका व्यू ये है कि देखें जी, भारत जो पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों की पुष्टपनाई करता है। पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें, वो यादव तो आज तक हमारी हिरासत के अंदर है ना, ये तो एक रियलिटी है। और जो जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर
टारगेट किलिंग्स भी आगे कहीं बलोचिस्तान का लेटेस्ट वाकया हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, वह नजर इस पे जो सारी जो बहस कंक्लूड होती है, ये तो जो सूरत हाल है जंग की, ये और जंग जैसी सूरत हाल जो है इस कुछ अर्सा शायद चलेगी, और इस सारी सूरत हाल को डील करने के लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए इसको अपनी पॉलिसीज को भी पाकिस्तान को रिव्यू करना पड़ेगा, जिसमें चीन के ऊपर इन्हिसार बढ़ाना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया के ऊपर इन्हिसार बढ़ाना पड़ेगा, टर्की के साथ जो ताल्लुकात है उसमें मजीद मजबूती लाना पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान जब एक मुश्किल वक्त आए और खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से भी कोई हालात हों तो हमारी इकोनॉमी इस काबिल हो कि हम ये सारा बोझ उठा सकें। एक नुक्ता जो है मैंने यहाँ पे जरूर ऐड करना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल एक जो विक्ट्री नसीब हुई, और मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हमने सेलिब्रेशंस कर ली हैं, एंड वी शुड फोकस ऑन द रियल इश्यूज एंड चैलेंजेस, क्योंकि इंडिया यहाँ पर खामोश नहीं बैठेगा, और इंडिया आपको हर जो फ्रंट है उस पर आपको हिट करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए फिर पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी लॉन्ग टर्म चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। एंड जाते हुए ब्रेक से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि लगता ही है कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अनरेवल हो रहे हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बार बार पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं भारत को, और आज जो डेवलपमेंट हुई है उन्होंने थ्रेटन किया है जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, क्योंकि वो चाइना से अपनी जो तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज थी, एप्पल जो फ़ोन बनाता है आईफोन, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं भारत। और ट्रंप ने आज फिर एक पैगाम दिया है उन्हें कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि जो फ़ोन आईफोन जो अमेरिका में मार्केट में बिकते हैं वो सिर्फ अमेरिका में ही बनने चाहिए। अगर वो भारत में आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका फैसला होगा, लेकिन फिर आपको 25% इजाफी ड्यूटी जो है वो देना पड़ेगी, और ये बात मेरे ख्याल में जो मोदी सरकार है उनको बहुत बुरी तरह हिट करेगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानी मईशत का। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है ये क्लोज़ होने वाला है, और इस सिलसिले में इस साल मुश्किल साल ज़रूर रहा, लेकिन जो हुकूमत दावे कर रही है कि इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है रिलेटिव वो हमें देखने को मिली है। और जो नंबर्स आज आप शेयर करेंगे आपसे कि जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.7% कहा गया है कि इस माली साल रहेगी, और शहबाज जो ओवरऑल हमारा टारगेट था वो तो गालिबन 3.6% था, लेकिन स्टिल ये 2.7% का भी जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट कि जो पहले 3 क्वार्टर थे उसमें तो हमारी एवरेज कितनी ग्रोथ रही थी 1.7%। तो एकदम से आखिरी क्वार्टर में क्या ऐसा जादू चला है कि हम जंप करके 2.7% पे ओवरऑल पहुंच गए हैं। कामरान, माजी में जब जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आते थे तो उसके ऊपर कोई डाउट होता था तो वो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट होते थे, इकोनॉमिस्ट होते थे, स्टैटिशियंस होते थे, वो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस दफ़ा जब जीडीपी ग्रोथ का नंबर जब अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो लोग जो मीटिंग से उठ के आए तो वो हंस रहे थे कि ये क्या किया इन्होंने। फिर मेरी वजारत ख़जाना में कुछ लोगों से बात हुई, वो भी कह रहे थे कि हम भी देख रहे हैं कि ये जिस तरीके से किया गया इतनी ग्रोथ बनती नहीं है। पॉइंट बड़ा सिंपल, अगर 3 एक वजाहत कर दें, इससे पहले शायद क्वार्टरली तो ये अभी प्रैक्टिस हमने शुरू की कि क्वार्टरली भी हम नंबर्स क्वार्टरली आईएमएफ के कहने के ऊपर हमने ये स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो हम साल के एंड पे ही दिया करते थे तो शायद आपके पास मार्जिन होता था, क्योंकि इस दफा तो आपको हर 3 महीने के बाद पता लग रहा है नंबर। बाद अब एक दफा किया था इसाक डार साहब जब वजीर खजाना थे, आज से कुछ 10 साल पहले, एक क्वार्टर का उन्होंने जीडीपी ग्रोथ का नंबर दिया। पहले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ को 5% के आसपास उस वक्त आई थी, अगले क्वार्टर की 2-3% आई, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये सिलसिला रह रहे तो हम साल के बाद ही दिया करेंगे। लेकिन अब IMF के बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है जिसका आपके लोन प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं होता, उनके तहत आपको इस तरह के अब जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इंडिकेटर्स की रेलिवेंस के लिए उसको जीडीपी ग्रोथ नंबर देने पड़ते हैं। कामरान, हर साल बल्कि अब तो साल में 3 दफ़ा कम से कम होता है जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर है वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी अप्रूव करती है, जो एक हुकूमत की बॉडी है जिसको सेक्रेटरी प्लानिंग चेयर करते हैं, और ये जो नंबर अप्रूव होता है नेशनल अकाउंट्स की तरफ से ये फिर बेस बनता है जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा उसका ऐलान किया जाता है। इसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल हुई है, इस वक्त आपने सही कहा 3.6% का हदफ था जीडीपी ग्रोथ का। मुख्तलिफ जो फोरकास्ट आ रही थी वो 2.6 से 3% के दरमियान ग्रोथ की आ रही थी। जो एक्चुअल नंबर अप्रूव किया है ये प्रोविजनल नंबर है जो डेफिनेटली रिवाइज्ड होगा डाउनवर्ड, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीडीपी का ये नंबर निकाला 2.7% का, वो नंबर्स बता रहे हैं कि वो नंबर ठीक तरीके से नहीं निकाला गया। अभी तक ये जो नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अप्रूव किया वो 2.7% है रफली।
और इसमें जो ज़राअत के शोबे से 0.6% ग्रोथ है, ज़राअत का शोबा तकरीबन बिल्कुल बैठ गया है। फिर सरप्राइजिंगली थ्रू आउट द ईयर जो हुकूमत भी बात करती है, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते रहे, वज़रा बात करते रहे, मीडिया बात करता रहे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का मुसलसल नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। सरप्राइजिंगली लास्ट क्वार्टर में पता नहीं क्या कमाल होगा जो भी जून में ख़त्म होगा, हुकूमत ने ये दावा किया और ये नंबर अप्रूव किया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 4.8% रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल GDP ग्रोथ जो है वो 2.7% आई है। फिर जो सर्विसेज खिदमत का शोबा है उसमें जो ग्रोथ है वो 2.9% आई है। अब इसको मेरा ख्याल वन बाय वन कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके अंदर डाउट्स क्यों आ रहे हैं? जैसा कि आप कह रहे थे कि पहले 3 क्वार्टर्स की जो एवरेज ग्रोथ थी वो 1.7% थी, तो 1.7% से आपको 2.7% तक पहुंचने के लिए जो चौथा क्वार्टर है जो शुरू हो चुका है, जिसका तकरीबन 2 माह गुजरने वाले हैं, इसमें आपको मजमूई तौर पर 5.3% ग्रोथ चाहिए। एवरेज ग्रोथ पहले 3 क्वार्टर्स की जो है वो 1.7 है और फोर्थ क्वार्टर में आपको चाहिए 5.3, तो तब भी ये 2.7 हिट होगा। और उसके लिए भी 5.3% के लिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को पॉजिटिवली 8% से ज़्यादा ग्रो करना है आखिरी क्वार्टर में, जबकि LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल नेगेटिव जा रही है। तो इसलिए आई थिंक ये थोड़ा सा बात जो हजम करना मुश्किल है, बट डोंट यू थिंक ये जो नंबर्स वैसे भी होते हैं ये प्रोविजनल होते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि जो पहले 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस है उसको वो एंड पे रिवाइज होगा, या उसको उन्होंने रिव्यू किया हो, मे बी उसमें ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो, या अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है? देखिए, ये तो नंबर प्रोविजनल रिवाइज होंगे। होता इन्होंने किया ये है कि जो पहले 3 क्वार्टर्स के नंबर थे वो इनपुट बेस के ऊपर थे, कि हर शोबे के अंदर इनपुट्स जो थी वो क्या थी, जिसकी वजह से उसका जो आउटपुट है, जो ग्रोथ होती है वो क्या रही। जो इन्होंने मेथडोलॉजी चेंज किया, जो आखिरी क्वार्टर है उसमें इन्होंने इनपुट बेस के ऊपर तो ग्रोथ नहीं ली, क्योंकि इन्होंने अज्यूम किया है। तो अजम्पशन इन्होंने ली है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे एक अजम्पशन ये ली है कि हुकूमत ने बजट में पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं वो तकरीबन 1200 अरब रुपए की रखी हुई, तो तमाम की तमाम सब्सिडीज़ इस्तेमाल हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें ग्रोथ दिखाई। वो कितनी दिखाई वो भी बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है वो। फिर इसी तरीके से जो आपका बजट है तरक्याती, वो 1100 अरब रुपए का है सालाना। खर्चा जो पहले 10 माह में हुआ था वो 470 अरब रुपया भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा जी कि बाकी के जो 2 माह हैं उसमें ये जो सारा तमाम का तमाम 1100 अरब रुपया जो है वो खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर की जो स्पेंडिंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी उसकी वजह से ज़्यादा होगी और ग्रोथ भी ज़्यादा। अगर हम चंद बड़े नंबर डिस्कस कर लें जहाँ पर मुझे एनॉमलीज वाज़ेह नज़र आ रही हैं, जैसे इन्होंने लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ थी ये होती है सर्वे बेस्ड, तो इसके अंदर पिछली हुकूमतें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ करती रही हैं। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ उन्होंने 25 साल की सबसे ज़्यादा 4.7% दिखाई है, कि जो आपके लाइफ स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ है ये 4.7%, माजी में इतनी ज़्यादा कभी नहीं ग्रोथ आई। फिर जो इंडस्ट्री की ख़ास तौर पर जहाँ पे गड़बड़ हुई है, पहले जो तीसरा क्वार्टर था, तीसरे क्वार्टर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल थी वो -1.1% थी, ओवरऑल -1.1%। इन्होंने आखिरी क्वार्टर की एग्जम्पशन के ऊपर जो टोटल ग्रोथ दिखा दी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो 4.8% आ रही है। कहाँ से आई है? अगर आप पहला क्वार्टर देखें, पहले क्वार्टर में इसकी ग्रोथ थी -6.2%, दूसरे क्वार्टर में -2.3 और तीसरे क्वार्टर पहले क्वार्टर में -9 थी, दूसरे क्वार्टर में भी 1% माइनस थी, तीसरे क्वार्टर में -1.1 और चौथे में कहा जी ये 4.8% पॉजिटिव होगी। कहाँ से नंबर आएगा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इसी तरीके से जो मेजर जो आपको लग रहा है ना इसके अंदर जहाँ पे गड़बड़ लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो वाटर सप्लाई है, इसकी जो ग्रोथ थी पहले 3 क्वार्टर्स में -7.7% थी, और सरप्राइजिंगली जो -7.7% थी वो आखिरी क्वार्टर में जो भी उन्होंने नंबर लिया, एनुअल कितना कर दिया उन्होंने कामरान? 28.9%। कैन यू बिलीव कि -8 से आप पॉजिटिव 29% के ऊपर पहुंच गए हो। ये कहाँ से सारा जंप आ गया? एकदम पाकिस्तान में इतनी बिजली पैदा होगी, इतनी कंज्यूम होगी कि जी यहाँ से आपकी 29% ग्रोथ आ गई। फिर कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक ओवरऑल एक स्लो डाउन आया हुआ है। इस वक्त जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इनडायरेक्टली IMF से बात करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए कोई पैकेज दो बजट में, ताकि हम कोई ग्रो कर सकें। तो उसकी जो पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर कामरान ग्रोथ थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वो -9.1% थी, -9.1। और आखिरी क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ को अज्यूम किया और एनुअल ग्रोथ
वो जंप कर गई -9 से 6.6% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने ये हरकतें की हैं, मेरा एक सवाल है सिर्फ इसमें कि सारे ये तवक्को कर रहे थे और कोई पाकिस्तान के जो अवाम है ऐसा उनका इशू नहीं है, सबको पता है कि मईशत आपकी बड़ी स्लो है। तो यहाँ पर या तो ये हो ना कि आपकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी, आपने बहुत ऐसे टारगेट्स रखे हुए थे, तो गवर्नमेंट जो है ना वो परेशान थी कि जब लोगों को पता लगेगा तो लोग नाराज़ होंगे, या फिर इधर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है कि आपकी हुकूमत को ख़तरा होगा। तमाम जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो आपके हक़ में हैं, सबको पता है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर अपेरेंटली मतलब वी कैन अस्यूम के जो नंबर्स बता रहे हैं, तो इसमें इतनी डिस्टॉर्शन या हेरा फेरी करने की क्या ज़रूरत थी? दे कुड हैव स्टेटेड द ऑब्वियस के जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, उनको रखते जब आप हकीकत से इनकार करेंगे तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। और जो काम किए वो इतने, इन्होंने उसमें कॉन्ट्राडिक्शन इतनी ग्लेयरिंग है कि कोई भी नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर आप जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसने नंबर्स कंपाइल किए हैं, उसके पीछे बहुत सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डाटा आता है, उनसे अब जब बात करेंगे वो कहते हैं जी कि अगर 1100 अरब रुपया खर्चा होगा, हमने तो प्लानिंग से पूछा है, उन प्लानिंग वालों ने कहा जी 1100 अरब खर्च होगा, उसकी बेस पे हमने ग्रोथ निकाल दी है। इसी तरीके से वो पावर सब्सिडीज़ का कह रहे हैं जी कि हमने तो हुकूमत से पूछा, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है जी कि वो जो पावर सब्सिडीज़ हैं 1200 अरब की वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, तो हमने उसकी बेस पे जो है वो नंबर ले लिया। बट ये इतनी सिंपल कहानी नहीं है। अगर ये 2.2% भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता? 2.7 जो है कोई ग्रोथ नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.6% है। तो आप 2.6 की पॉपुलेशन ग्रोथ है, 2.6 2.7 के ऊपर आप अगेन वहीं पे खड़े, उसका मतलब आपकी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही बढ़ रही है। 2.2 से आपने कौन सा तीर मार लिया 2.2 ना दिखा के, जो आपको इतनी बड़ी गड़बड़ करनी पड़ी। और वो वाज़े तौर पर जो कागजात के अंदर इनके अपनी दस्तावेज़ात है उसमें ये गड़बड़ नज़र आ रही है कि एक नेगेटिव 9% ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सारी दुनिया को पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठा हुआ है, वो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव होगी? कैसे जो आपका -1.1 था ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो कैसे पॉजिटिव 4.8% होगी? इसके ये सारे वो सवालात हैं जिनके इनको आंसर्स देने चाहिए। और इस तरह की हरकत करके हुकूमत अपने लिए बदनामी पैदा कर रही है। ये नंबर इवेंचुअली तो होना ही है। या तो फिर एक काम करे, जब ये मेरा ख्याल सितंबर के आसपास या अक्टूबर में ये मीटिंग होगी दोबारा नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, तो फिर उसमें चौथे क्वार्टर की 5.3% ग्रोथ दिखाएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 8% प्लस ग्रोथ दिखाएं, तो नाज़रीन फिर हम इनकी ये बात मान लेंगे कि 2.7% की ग्रोथ हुई है। जो गंदम की पैदावार है उसके हवाले से ख़ुद वजारत ख़जाना की जो मंथली रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें 25.5 मिलियन टन की गंदम की पैदावार से लेकर तकरीबन 26.5 मिलियन टन पैदावार की बात हो रही थी। अब जो इनका जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी का वर्किंग पेपर है उसके अंदर जो गंदम की पैदावार हुई है साल, वो 29 मिलियन टन दिखाई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इन पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और जो नंबर गवर्नमेंट ने जो फाइनलाइज़ किया और वो कि जो पर कैपिटा पाकिस्तान की यानी कि औसतन एक जो शख्स की आमदन है उसमें भी इन्होंने शहबाज इजाफा दिखाया है। और जो बनती है वो कोई अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1824 हो गई है सालाना, जो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5,10,000 बनती है कि एवरेज एक जो शख्स है पाकिस्तान में उसकी इतनी आमदन है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी मईशत का साइज़ है वो भी अब बढ़कर $411 अरब हो गया है। तो क्या इस नंबर के ऊपर भी शकूक व शुबात हैं या ये जो डॉलर टर्म्स में इन्होंने इकॉनमी का साइज $411 अरब दिखाया है, ये इसकी बहुत बड़ी वजह कि आपका रुपया इस दफ़ा स्टेबल रहा है, जिसकी वजह से $372 अरब से आपकी इकॉनमी $411 अरब रही। तो जब उसको ट्रांसलेट किया तो फ़र्क नहीं पड़ा, आपको फ़ायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ होगा, इसका मसला नहीं है। लेकिन ये जो $1824 की इन्होंने फ़ीकस आमदन दिखाई है, इसकी जो पॉपुलेशन का जो नंबर लिया गया वो कम लिया गया है। ये पिछले दफ़ा भी हुआ था। ये कह रहे हैं जी कि जो देखिए सेंसस कब का हुआ है, 2-3 साल हो गए हैं पॉपुलेशन सेंसस हुए। सेंसस आ गया, उसके जो नताइज हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव कर दिए, उसकी बेस के ऊपर जो बाकी सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जो एक इनका इदारा है जिसने ये सेंसस का नंबर ऑफिशियली रिवाइज़ करना है पर कैपिटा इनकम के लिए, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक 2016-17 वाली जो एक सीरीज़ चल रही है उसकी बेस के ऊपर ये ले रहे हैं नंबर फ़ीकस आमदन का। मतलब इन्होंने ऐसी छोटी छोटी इन्होंने चीज़ें की हैं जिसकी या तो इनकी इनएफिशिएंसी है या ये डेलिब्रेट है। ये इस तरीके से हो नहीं सकता। एक और बड़ा नंबर जहाँ पे नाज़रीन हुकूमत ने
टारगेट अपना मिस किया ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसकी वजह से आपको पता है कि टारगेट मिस हुआ तो वो तो अपनी जगह पे, बट पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वो बड़ी है इस साल मुल्क में, क्योंकि अगर 2.6% आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है और सब कुछ करने के बाद भी 2.7% आपने जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, तो नताइज आपके सामने है। दूसरा बड़ा जो नंबर है जिसको इम्प्रूव करने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है पिछले 3 साल से कोशिश कर रही है, जब वो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त से लेके अब तक, और बीच में जो केटेकर गवर्नमेंट है उसने भी बड़ी एफर्ट्स की, SIFC ने बड़ी एफर्ट्स की, एक पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड भी बनाया गया, वो था कि गैर मुल्की सरमायाकारी लाना और ओवरऑल पाकिस्तान में सरमायाकारी को इम्प्रूव करना। वहाँ पे कुछ बेहतरी तो आई है इन टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन जो हदफ था इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एज % ऑफ द GDP वो भी हासिल नहीं हो सका। पिछले साल आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके हजम के बराबर जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 13.1% थी, जो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं वो 50 साल तारीख की सबसे कम थी। उसमें इस दफ़ा बेहतरी आई है, 13.1% से बढ़कर ये 13.8% पे इन्वेस्टमेंट पहुंची है, लेकिन हदफ से ये फिर भी थोड़ी सी कम है। हदफ इनका 14.2% और यहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट आई वो प्राइवेट सेक्टर से नहीं आ रही। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें वो 9% से बढ़कर सिर्फ 9.1% हुई है, और उसका जो हदफ था वो 9.7% था। मेजर जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो पब्लिक सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर का जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो हमने आपको पहले बता दिया कि 1100 अरब रुपए का तो PSDP इन्होंने फुल का फुल इन्होंने कहा जी हम अज्यूम किया कि हम उसको यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो 2.4% से बढ़कर 2.9% होगी और हदफ से भी 0.1% ज़्यादा होगी। तो कामरान ये जो नंबर है ये भी अहम होता है, ये बताता है कि आपकी इकॉनमी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है, उसकी क्या सूरत हाल है। एक जो इनमें पॉजिटिविटी एक आई है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक और जो चीज़ होती है आपकी सेविंग, मुल्क की सेविंग कितनी बड़ी है। सेविंग का जो टारगेट था वो इनका टारगेट से भी ज़्यादा इन्होंने सेविंग की है, तो वो वहाँ पे एक आपको पॉजिटिविटी इनकी नज़र आ रही है। 14 सॉरी इसका जो टारगेट कम था, लेकिन जो एक्चुअल सेविंग टोटल नेशनल सेविंग हुई है वो 14.1% हुई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि इस दफ़ा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो नहीं हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो सेविंग आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है आपके। अगर खसारे में होता तो सेविंग का नंबर कम होता, तो अगर आप पॉजिटिव सरप्लस में है तो सेविंग आपकी बढ़ गई है। बट ये जो सारी जो चीज़ है जिसमें दो चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो है जो रोल है पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का और SIFC का। मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि आखिर जब इतनी तवानाइयाँ इसके ऊपर सर्व की गई तो उस तरीके से फिर आउटपुट अभी तक हमें क्यों नहीं मिला, SIFC हो या सॉवरेन वेल्थ फंड हो। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सरमायाकारी और ख़ास करके बैरूनी सरमायाकारी जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे एक तो आपकी जो मईशत है वो ग्रो भी करती है, दूसरा आपकी जो लोकल मार्केट है उसके अंदर भी एक कम्पेटिटिवनेस आती है। और शहबाज, इसके लिए हमारा जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा कि हमने अपना जो एक कर्ज़ों से जान छुड़ानी है उसका एक सलूशन तो अपने बरामदात बढ़ानी है, दूसरा सलूशन ये है कि आपने बैरूनी जो सरमायाकार है उसको इनकरेज करना है। और उसके लिए हमारे यहाँ हिस्टोरिकली यही प्रॉब्लम रहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक इतनी हर्डल्स हैं और इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी जो सरमायाकार है वो इस तरफ आना नहीं चाहता। और उसके लिए हमने एक SIFC का प्लेटफॉर्म बनाया जिसका मकसद ये था एक वन विंडो ऑपरेशन हो। कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर के सरमायाकारी करना चाहता है उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आए और आकर अपने जो भी उसका शोबा है उसमें सरमायाकारी करे। लेकिन इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद, फुल सपोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के बावजूद, जो नंबर्स आपने भी बताए, कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ा। क्या वजह है? देखिए कामरान, जो SIFC बनाने का जो मकसद था वो पॉजिटिव था उनका। कोई भी हुकूमत, कोई भी आपका रजीम हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी बदनामी हो। तो जो इंटेंशंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ये जो डिलीवरी होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो एक्शन वो कितना बेहतर था या नहीं था। जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी उसके पीछे मकसद ही यही था कि जब हमारे हुक्मरान मुल्क से बाहर जाते थे, गल्फ़ में जाते थे, उनसे कहते थे पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, वो कहते थे आपके ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज़्यादा है, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारी 2019 की एक ऑफ़र आपके पास पड़ी हुई है, कोई 2016 की पड़ी हुई है, आप उस पर जवाब ही नहीं देते। तो उसके जवाब में ये SIFC बनाई। अब SIFC जो था वो प्लेटफॉर्म था कि जितने भी जो मसले होंगे उसको इसी प्लेटफॉर्म पे हल किया जाएगा और जो इन्वेस्टर है उसको इनकरेज किया जाएगा।
SIFC बनी तो दो चीज़ें हुई। एक तो चीज़ ये हुई कि मैंने ये बात कई दफ़ा कही है और प्राइवेटली भी कही है, ब्यूरोक्रेसी समहाउ जो हमारी है वो इतनी को इंक्लाइंड नहीं थी SIFC के हवाले से। वो ये समझते थे कि हमारे ऊपर एक और चेक आ गया है जो हमसे सवाल जवाब करता है। शुरू में SIFC की बेइंतहा इनकी मीटिंग्स हुई, इनकी अब 3 टियर ये फोरम है, उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, फिर एपेक्स कमेटी है। तो समहाउ उसको इंटरनल जो रेजिस्टेंस थी सिविलियन साइड से SIFC को आई, हालांकि ये जॉइंट बॉडी है। दूसरा जो इसको प्रॉब्लम आया SIFC से वो IMF की तरफ से आया। अब IMF जब पाकिस्तान आता था वो SIFC के ऊपर सेशन करता था। अभी भी IMF ने पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट जारी की है उसके ऊपर उसने कहा है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फ्रेश कमिटमेंट्स ली हैं। अब इन कमिटमेंट्स के बाद SIFC क्या काम करेगी? मैं एक उसकी जो रिपोर्ट है उसमें से नाज़रीन मैंने ये जुमला निकाला है ताकि जो सारा पर्सपेक्टिव है ना SIFC को इन्वेस्टमेंट ना लाने का वो क्लियर हो जाए। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी का चैलेंज और दूसरी तरफ जो IMF का ऊपर एक उसका एक ऐसा चेक था जिसकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। चूँकि SIFC के ऊपर जब तक IMF कमिटमेंट नहीं लेता था वो प्रोग्राम में टॉक्स को आगे नहीं बढ़ाता था। तो उसके जवाब में अभी जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है पिछले हफ्ते जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान को $1 अरब की सेकंड लोन ट्रांच मिली है, उस रिपोर्ट के अंदर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से IMF को क्या यकीन दहानी कराई गई है कि वी कमिट टू इंश्योरिंग दैट द SIFC डज नॉट प्रपोज नॉर दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी स्पेंडिंग और टैक्स बेस्ड इंसेंटिव्स ऑफ एनी सॉर्ट or any guaranteed returns or take any other action that could distort the investment landscape। अब SIFC जो है ना वो टैक्स इंसेंटिव दे सकती है गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए, ना कोई रेगुलेटरी चेंज वो कर सकती है, ना कोई और इंसेंटिव वो दे सकती है, ना गारंटेड मुनाफा दे सकती है। तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान क्यों आएगा, वो और जगह पे जाएगा। तो एक ये मसला यहाँ पे। दूसरा कामरान जो मसला था वो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड का था, वो हमने इसलिए बनाया कि जो स्टेट ओन कंपनीज थी पाकिस्तान की उसके जो शेयर्स थे हम गल्फ़ को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा अपना कर्जा उतारेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम वहाँ पे है। अब अगेन उसके जो कानून बनाया पाकिस्तान ने, अब IMF ने शर्त लगाई हुई है, पहले उसकी डेडलाइन थी दिसंबर 2024 के, आप दिसंबर 2024 को पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड का जो कानून है IMF की मंशा के मुताबिक उसको तब्दील करो। तो नाज़रीन दिसंबर 2024 की तो डेडलाइन नहीं हुई, 1.25 साल की एक्सटेंशन ले लिए, अब मार्च 2026 की डेडलाइन है और इस डेडलाइन के मुताबिक और जो नया ड्राफ्ट अब एग्री हुआ IMF के साथ उसके मुताबिक जो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड जिसका मकसद बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आना था उसका अब ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, वो नैरो हो जाएगा टू होल्ड एंड मैनेज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ऑफ पाकिस्तान एंड टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक कमर्शियल वेंचर्स। तो पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं, इदारे बनाए जाते हैं, हुकूमत का मकसद जो होता है वो यही होता है कि मुल्क की इकॉनमी चले, सरमायाकारी आए, हमारा कर्ज़ों से हमारी जान छूटे। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान काम कर रहा है और जिस तरीके से IMF इन चीज़ों की स्क्रूटनी करता है और किस जगह पे IMF ज़्यादती भी पाकिस्तान के साथ कर जाता है, तो फिर ना SIFC वहाँ पर सही अपना किरदार अदा कर सकती है, ना सॉवरन वेल्थ फंड जैसा जो इनका एक इनिशिएटिव था वो काम कर सकता है। यहाँ पर हम आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।